जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग साथियों चर्चा करेंगे वाइगोत्स्की जो मनोवैज्ञानिक हैं इनके बारे में, क्योंकि इन्होंने एक सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिया हुआ है, वो है हमारा कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और आपके एग्जाम में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए और वाइगोत्स्की जी हो गए, इनके संबंधित जो आपके प्रश्न होते हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाने वाले होते हैं। तो आपको इसमें इस वीडियो में सबसे पहले मैं बात कर दे रहा हूँ कि जो जीडीपी होता है और उसके साथ साथ स्कैफोल्डिंग होता है, यम के ओ सिद्धांत होता है, इन सभी के बारे में आपको पूरी थ्योरी के साथ में बताऊंगा और आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो वाइगोत्स्की जी थे, इनका जो अगर देखा जाए कि इनका जन्म जो हुआ था वो रूस में हुआ था, यानी कि वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रूस के थे। और इनका जन्म जो हुआ वो 1896 में हुआ था। और इसके बाद में अगर देखा जाए कि एक प्रश्न पूछता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम था, तो आपको बताना है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। अब ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होता क्या है, जैसा कि इसमें आपके सामने लिखा हुआ है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि इसमें सारी चीजें समाज से जुड़ी हुई होंगी, संस्कृतियों से जुड़ी हुई होंगी। तो आइए इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसको पढ़ करके हम लोग समझते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से यानी कल्चर से अंतःक्रिया करके इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि जो बालक होता है उस बालक को क्या करना होता है कि जैसे जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास को सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि उसमें उसके जो है चिंतन के बारे में विशेष बातें की हुई है, विचार के बारे में बातें की हुई है। लेकिन वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चा जो सीखने का काम करता है, अधिगम का काम करता है, वो समाज से और संस्कृतियों से इंटरेक्ट करके सीखता है। अब इसके बाद में आपके सामने है कि जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की जी का मानना है कि बच्चा एक्टिव होकर के ज्ञान का निर्माण करता है। और हमें किसी भी प्रकार की अगर देखने को मिल रहा है कि जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन सभी मनोवैज्ञानिक में जैसे जीन पियाजे जी भी हैं और वाइगोत्स्की जी भी हैं, कोहलबर्ग जी भी हैं, तो इन सभी में सबसे पहली प्राथमिकता आपको यानी कि चाइल्ड ओरिएंटेड करना है, यानी कि हमको बालक केंद्र में रख करके हमको बातें करनी होती हैं। बालक को आप समझ लीजिए राजा मानना है कि बालक जो कहेगा वही होगा, बालक के लिए ही हमें काम करना है। अब इसके लिए आपको यहाँ पर एक चीज और दिखा है कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, क्योंकि डेवलपमेंट जो होती है वो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होती है। ये हमेशा जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है और ये हमेशा होती है। अब इसके बाद में साथियों हम देख रहे हैं कि विकास के जो हमारे मुख्य आयाम होते हैं, वो मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। जैसे इसमें हमने कुछ लिख दिया हुआ है कि सामाजिक विकास, यानी कि जो बच्चा होता है वो सामाजिक, उसका सामाजिक विकास होता है। फिर उसके साथ साथ में उसका सांस्कृतिक विकास कैसे होता है, यानी कल्चरल डेवलपमेंट जो होता है वो कैसे होता है। और उसके बाद में भाषा या चिंतन जो हमारी जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट या थिंकिंग डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब इसके बाद में जेडडीपी क्या होता है, तो ये आपके हमारे वाइगोत्स्की जी में क्या होता है, ये चार सबसे महत्वपूर्ण आयाम होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए ये, यानी सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और भाषा और चिंतन तथा जेडडीपी। अब इसके बाद में हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ते हैं। जैसे सामाजिक विकास क्या है, सोशल डेवलपमेंट, जैसा मैंने पहले बताया कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा सबसे पहले समाज और संस्कृति से सीखता है। तो ये याद रखना है कि ये जो वाइगोत्स्की जी का कीवर्ड है कि यानी कि बच्चे को किससे सिखाना है, समाज और संस्कृतियों से सिखाना है। क्योंकि बच्चा जो ज्ञान को अडॉप्ट करता है, जो बच्चे को ज्ञान का जो आत्मसात करेगा, वो समाज से सीखेगा, संस्कृतियों से सीखेगा। और उन्होंने कहा था कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में हर कार्य दो बार प्रकट होता है। जैसे पहले क्या होता है कि पहले सामाजिक स्तर पर यानी लोगों के बीच में बच्चा सीखेगा, फिर बाद में वो व्यक्तिगत स्तर पर उसी प्रकार का बिहेव करना चालू कर देता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है कि भाषाई विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका कैसे होता है। उनके विकास के लिए अगर देखा जाए तो विकास का सबसे शक्तिशाली उपकरण है, उन्होंने भाषा के तीन रूप बताए हैं। सबसे पहले क्या, सोशल स्पीच, यानी दूसरों से बात करना कब चालू करता है बच्चा, 2 वर्ष की उम्र में चालू करता है। जैसे हमारे आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको जब आप किसी भी प्रकार की जैसे कुछ आवाज निकाल करके आप उनको इंडिकेट करोगे या आकर्षित करने का काम करोगे, तो बच्चे थोड़ा सा मुस्कुराते हैं या अपनी भाषा में वो कुछ बोलने का कार्य करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे क्या करते हैं, सोशल स्पीच से यानी दूसरों से बात करते हैं। किस उम्र में, 2 वर्ष की उम्र में। अब इसके बाद में साथ में दिया गया है प्राइवेट स्पीच क्या होता है। देखिए, खुद से जोर जोर से बात करना
3 वर्ष की उम्र में बच्चे ऐसा काम करते हैं जो बच्चों को अपने कार्यों को निर्देशित करने में मदद करते हैं। देखिए हमारे आपके घर में जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे कुछ खिलौना ले लेंगे, फिर खुद से ही वो उसको जैसे गाय मान लेना, है ना? उसके साथ-साथ में जो है विभिन्न प्रकार के ऐसे जैसे डंडे को जो है ट्रेन मान लेना, डंडे को गाड़ी मान लेना, इस प्रकार से वो खुद से ही जो है बातें करके और उस खेल में जो है वो लोग क्या करते हैं, लिप्त रहते हैं। तो इसका कहने का अर्थ इतना है कि प्राइवेट स्पीच का मतलब है कि बच्चे स्वयं से ही बात करते हैं, और वो किस उम्र के बच्चे इसमें स्टार्ट कर देते हैं, 3 वर्ष की उम्र में प्राइवेट स्पीच बच्चे स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद में साथियों दिया गया है साइलेंट इनर स्पीच, यानी मन में बात करना। बच्चे स्वयं से ही मन में बात करना चालू करते हैं, किस वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आपके लिए 3 स्पीच की बात की गई है और वो तीनों स्पीच आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में साथियों थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं संज्ञानात्मक विकास का। संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि वाइगोत्स्की का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास केवल उम्र बढ़ने से नहीं, बल्कि यम के ओ, याद रखिएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी किसी अनुभवी व्यक्ति, शिक्षक हो या माता पिता हो या साथी की मदद से होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपके सामने फोटो मैंने लगाई है कि बीच में एक शिक्षिका बैठी हुई है और उसके चारों ओर क्या है, आपके बच्चे बैठे हुए हैं। और जो यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो हमारा सबसे अनुभवी शिक्षक है, वो हमारे अन्य बच्चों से इंटरेक्ट करके उनको सीखने में मदद करता है। अब इसके बाद में साथियों हम देख रहे हैं कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को, जीन पियाजे की जो वीडियो पड़ी हुई है थ्योरी की, और उसके साथ साथ एमसीक्यू की भी जो वीडियो है उसी के साथ में, अगर आपने उसको नहीं देखा हुआ है तो उसको जरूर जा करके आप चैनल पर देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं वो, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के जो हमारे एमसीक्यू हैं वो भी आपके कराए गए हैं, और वाइगोत्स्की में भी आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले वाइगोत्स्की की जो 3 स्तंभ हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके कीवर्ड से, यानी कि शॉर्ट टर्म में मैंने लेकर के रखा हुआ है, ताकि आपको बेहतर अंक आपको प्राप्त करने में मदद मिल सके। सबसे पहले स्तंभ की बात करेंगे, फिर उसका विवरण बात करेंगे। देखिए जेडडीपी क्या है, बहुत सॉरी जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या होता है, तो आपको बताना चाहेंगे कि यह वह अंतर है जो बच्चा खुद कर सकता है और जो वह किसी की मदद से कर सकता है। यानी कि ये एक प्रकार से अगर देखा जाए कि मदद करने की ही जो प्रक्रिया होती है, जो पीढ़ी कहलाती है। और इसके बाद में एक है इसको फोल्डिंग, यानी पाड़ या ढांचा। इसके फोल्डिंग जो होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कि इसके फोल्डिंग क्या है, तो बच्चे को बताना है सीखने के दौरान दी जाने वाली एक अस्थायी सहायता होती है। मान लीजिए, इसका एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए घर का बच्चा एक साइकिल चलाना सीख रहा है, और साइकिल चलाने के दौरान उसको बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, क्योंकि तुरंत नहीं सीखता है। तो बालक के जो पिताजी होते हैं, वो उसका जो बैक साइड होता है, यानी कैरियल होता है, उसको पकड़ करके थोड़ी दूर क्या करते हैं, उसको चलाने का प्रयास करते हैं। और जब उससे चलवाते हैं ना, तो कुछ दूर जब बच्चा जाएगा, तो फिर उसके बाद वो पीछे से छोड़ देते हैं और बच्चा खुद से करने का प्रयास करेगा। और धीरे धीरे ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा जिस क्षेत्र को सीखना चाहता है उसमें वो क्या होता है, माहिर हो जाता है और उसको सीख लेता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये अस्थायी सहायता होती है, इसके फोल्डिंग होती है। अच्छा, हमें जब सीख जाएगा बच्चा, तो क्या फिर उसके पिताजी उसके कैरियर को पकड़ करके चलाएंगे? नहीं ना। यानी कहने का मतलब, ये जो सहायता दी गई वो अस्थायी सहायता थी। अब इसके बाद में एम के ओ है। अब यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि वह व्यक्ति से सीखेगा जिससे सीखने वाले से अधिक जानकारी हो। जैसे मान लीजिए हम आप पढ़ते हैं, है ना, हमारे आपके जो टीचर्स हैं, अब आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो से, तो यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो भी जानकारियां आपको मिल रही हैं, यानी कि जो हमको जानकारी है वो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, है ना। तो जैसे शिक्षक जब शिक्षार्थी को सिखाता है, तो उसके पास नॉलेज ज्यादा होती है, तब वह शिक्षार्थी को सिखा पाता है। और इसी को हम लोग MKO सिद्धांत कहते हैं, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। अब इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं भाषा पर विचार क्या था हमारे वाइगोत्स्की जी का। वाइगोत्स्की जी भाषा के संबंध में क्या कहे, पियाजी जी ने माना कि भाषा की अपेक्षा चिंतन या विचार को उन्होंने महत्व दिया है। किसने? पियाजी जी ने। लेकिन वाइगोत्स्की जी ने सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया? भाषा और चिंतन को दिया। और इन्होंने एक साथ इसको महत्व दिया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि भाषा को सबसे ज्यादा विकास के सिद्धांत में किसने महत्व दिया है, तो आपको बताना है कि भाषा का सबसे ज्यादा अगर विकास में सिद्धांत को महत्व दिया गया है, तो वाइगोत्स्की जी ने दिया है। अब इसके बाद में साथियों नेक्स्ट है वाइगोत्स्की से जो हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो थ्योरी पढ़ा हुआ है, उन्हीं थ्योरी में से आपके ये छोटे छोटे प्रश्न निकल करके आ रहे हैं। और इसके बाद में लास्ट में मैं आपको
कुछ छोटा सा एमसीक्यू भी कराऊंगा। देखिए, सबसे पहला आपका जो प्रश्न दिया गया है कि सामाजिक रचनावाद यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के जनक कौन होते हैं। तो सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? वाइगोत्स्की जी हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की जी का मानना है कि बच्चा समाज से, संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखने का काम करता है। अब इसके बाद में दूसरा है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक कैसी प्रक्रिया है। तो आपको अभी मैंने बताया अपने वीडियो में कि जो वाइगोत्स्की का मानना है, विकास यानी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। और दूसरी चीज जो विकास होता है, ये हमारे सोशल इंटरेक्शन से होता है, सामाजिक जुड़ाव से होता है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसलिए यहाँ पर आपको एक वन लाइनर प्रश्न में आपको दे दिया गया है कि आपके जब एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि वाइगोत्स्की का क्या कहना था, जीन पियाजे का क्या कहना था, कोहलबर्ग का क्या कहना था। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो गया क्या? सामाजिक और निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। अब इसके बाद में तीसरा है कि सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चरल टूल्स का विचार किसने दिया है। तो किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है ना। क्योंकि अगर सोशल की बात की जाए, समाज की, संस्कृति की, भाषा की, तो सीधा सा आपको उत्तर दे देना है वाइगोत्स्की। और अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेगा, संज्ञानात्मक विकास की बात करेगा, तो किसको लगाना है आपको? जीन पियाजे जी को लगाना है। अब इसके बाद में नेक्स्ट अगला चौथा आपका जो प्रश्न तैयार किया गया है, निजी भाषण। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने आपको उसकी भाषाई कौशल के विकास में आपको बताया बच्चे की भाषाई कौशल में क्या होता है। निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच किस आयु में शुरू हो जाता है? तो आपको बताया था कि 2 से 3 वर्ष की आयु में जो होता है ये निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच बच्चा करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद में अगला है इनर स्पीच यानी अंतःवाक। बच्चा खुद से, स्वयं से कब किस अवस्था में बात करता है? तो अभी मैंने बताया था कि 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा इनर स्पीच प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में है नेक्स्ट छठा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार क्या है। तो अभी आपको मैंने बताया है कि वाइगोत्स्की जी ने सबसे ज्यादा प्रमुखता किसका दी? भाषा और चिंतन की दिया है ना। तो भाषा की सबसे ज्यादा प्रमुखता है हमारे वाइगोत्स्की जी के विकास के सिद्धांत में। अब इसके बाद अगला प्रश्न है सातवां, क्या वाइगोत्स्की ने विकास के चरणों की बात की है? जी नहीं। विकास के चरणों की बात किसने किया है? 4 चरण दिए गए हैं आपके लिए, कौन दिया है? जीन पियाजे जी ने विकास के चरणों की बात की हुई है। अब यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वाइगोत्स्की जी विकास के चरणों की बात नहीं करते हैं। ये सामाजिक, उसके साथ साथ सांस्कृतिक, उसके साथ साथ भाषाई कौशल, इनकी बात करते हैं। अब इसके बाद में आठवां है आपका, बच्चे समाज में वयस्कों के साथ क्या कर सकते हैं और उनके साथ में जब क्या करके सीखते हैं। तो समाज के साथ में क्या करते हैं बच्चे? इंटरेक्शन करते हैं, यानी अंतः क्रिया करके बच्चे समाज के साथ में सीखने का कार्य करते हैं। अगर ये आपके जो मैंने प्रश्न तैयार किए हुए, अगर एक बार आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में 100% है, आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। और आप एग्जाम में 100% सही भी करके आएंगे अगर वाइगोत्स्की से, कोहलबर्ग से या फिर जीन पियाजे जी से अगर प्रश्न आते हैं तो इनके प्रश्न आपके 100% सही होंगे। अब इसके बाद में अब अगला प्रश्न है, जेडपीडी का निचला सिरा क्या दर्शाता है। तो ध्यान दीजिएगा, निचल इसका क्या मतलब है। थोड़ा मैं आपको एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर बना करके दिखाऊंगा। देखिए, मान लीजिए एक बच्चा है, यहाँ पर है, इसको सीखने का जो ये स्तर है, और यहाँ पर आपके सामने ये आपका एक इसका फोल्डिंग है, पाठ प्रदान करना, और ये हमारा जेडपीडी है, ये हमारा जेडपीडी है, यानी कि जो बच्चा प्राप्त करना चाहता है। तो बच्चा मान लीजिए 5 अंक प्राप्त कर रहा है, और उसको आपने क्या किया, ये उसका एक सबसे निचला स्तर है, ये उसका सबसे निचला स्तर, वर्तमान स्तर है। अब उसने उसको, आपने क्या किया कि थोड़ा सा, चाहे घर का हो, समाज का व्यक्ति हो, या फिर हमारे आपके अध्यापक हो सकते हैं, वो सभी क्या किए कि उसको थोड़ा सा हेल्प किए कि बच्चे को पढ़ाने लिखाने में उसकी थोड़ी सी मदद किए। और वो बच्चा लगभग 33% अंकों तक पहुंच चुका है। कितने अंकों तक पहुंच चुका है? 33% अंकों तक, यानी उसको इसके फोल्डिंग यानी एक अस्थायी मदद की गई। अब उसके बाद में जब बच्चा सीख लिया, जब बच्चा सीखने में माहिर हो गया, तो उसने क्या किया, खुद से प्रयास किया, और कुछ समय बाद में उसने अपने जो विकास के कौशल का जो एक स्तर होता है उसको क्या कर लिया, उसने प्राप्त कर दिया, यानी जेडपीडी को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर जो सबसे निचला स्तर है वो उसका वर्तमान स्तर होता है, कि जैसे 5 नंबर प्राप्त कर रहा है तो उसका एक वर्तमान स्तर है। 33 नंबर कब प्राप्त करेगा? जब उसको अस्थायी सहायता दी गई सीखने में, जब वो थोड़ा सा रुकावट उसको महसूस हो रही थी, उस समय उसको सहायता दे दी गई। अब उसके बाद जब बच्चा सीखने में माहिर हुआ तो उसने धीरे धीरे खुद से प्रयास किया और उसने अपने जेडपीडी को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया।
अब इसके बाद में साथियों, तो यहाँ पर ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि जेडपीडी का सबसे निचला स्तर जो होता है उसके बच्चे का क्या होता है, वर्तमान स्तर होता है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है। 10वां प्रश्न कह रहा है शिक्षक जब छात्र को हिंट या इशारा देता है तो वह क्या कहता है। तो इसका अर्थ मैंने बताया कि जब शिक्षक क्या कर रहा है, छात्र को किसी भी चीजों में परेशानियां हो रही तो हिंट देना, हिंट का मतलब उसको एक अस्थायी सहायता प्रदान करना, ताकि बच्चा जो सीखने का प्रयास कर रहा है ना उसको और बेहतर तरीके से सीख पाए, है ना। जैसे बच्चों से आप क्लास में अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न पूछने के दौरान क्या करना है आपको, कि जैसे कुछ बच्चे प्रश्न उत्तर बताते समय कुछ तो बताए लेकिन थोड़ा सा उनको रुकावट महसूस हुई, तब उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आप उसमें जो प्रश्न का जो उत्तर है उसमें कुछ चीजें जोड़ करके आप बताइए कि इसको ऐसे बताना है। फिर अगली बार बच्चा क्या करेगा, उसको वैसे ही बताने का प्रयास करेगा और वो उत्तर सही बता देगा। तो इसलिए जब शिक्षक क्या करता है, छात्र को हिंट या इशारा देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके फोल्डिंग कहते हैं, यानी अस्थायी मदद कहते हैं। अब इसके बाद में अगला है 11वां, वाइगोत्स्की और पियाजे में मुख्य अंतर क्या है। तो अभी मैंने बताया कि जो पियाजे जी थे इन्होंने संज्ञानात्मक घटक की बात की हुई है, लेकिन वाइगोत्स्की जी ने समाज और भाषा की भूमिका को सबसे बड़ी भूमिका में यहाँ पर माना हुआ है, क्योंकि बच्चा समाज से सीखेगा और बच्चा जो भाषाई कौशल उसको अर्जित होते हैं, वो इनर स्पीच हो गई, प्राइवेट स्पीच हो गई, इन सभी भाषाओं की भूमिका से वो सीखने का काम करता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है, सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की वकालत किसने की है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो शिक्षा का अधिगम होता है, शिक्षा के अधिगम में सबसे बेहतर अगर अधिगम की बात की जाए तो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, यानी हम लोग एक दूसरे की सहायता से सीखने में सबसे ज्यादा सक्षम भी हो सकते हैं और उसमें हम लोग अच्छा महसूस भी करते हैं और अच्छे तरीके से सीख भी सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करके इसमें सीखने की बात होती है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा वाइगोत्स्की जी ने सहयोगात्मक अधिगम की वकालत की हुई है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 13, खेल प्ले को विकास के लिए महत्वपूर्ण किसने माना। तो खेल प्ले को किसने माना, वाइगोत्स्की जी ने, क्योंकि खेल में क्या होता है कि बच्चा सामाजिक रूप से जुड़ता है एक दूसरे से और एक दूसरे की भावनाओं को, और उसके साथ साथ में एक दूसरे से ग्रुप में काम करने की उसके अंदर एक क्षमता विकसित होती है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे अलग नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान देना, वाइगोत्स्की जी सबसे ज्यादा किसको मानते हैं, समाज को, तो सामाजिक संदर्भ से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या आपका 15 दिया गया है, गाइडेड प्रैक्टिसिपेशन की अवधारणा किसने दी है। देखो, गाइडेड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक होता है, वाइगोत्स्की जी ने माना है कि जो शिक्षक होता है एक सुविधा प्रदाता होता है, उसको चाइल्ड को अपने सेंटर में रखना है, यानी शिक्षार्थी केंद्रित क्लासरूम को, उसके एनवायरनमेंट को बनाना है और उसको केवल एक क्या करना है, एक पाठ प्रदान करना है, एक छोटा सा उसको सहायता प्रदान करना है, उसको सुविधा देनी है ताकि बच्चा वो सीख सके। अगर आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगती है और आपको कंटेंट पसंद आता है तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर करिए, ताकि आपके वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इन जैसे टॉपिक उनको सबसे महत्वपूर्ण तरीके से मिल जाए और आपके प्रश्न सही हो सकें। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये आपके कंटेंट कितने इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या आपका 16वां है साथियों, कि वह प्रक्रिया जहां दो लोग अलग समझ से शुरू करते हैं और एक साझा समझ पहुंच जाते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको साथियों कहा जाता है इंटर सब्जेक्टिविटी कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग समझ के साथ में शुरू किए बातों को, लेकिन फिर क्या होता है कि दोनों लोग बात करते करते एक ही निर्णय पर पहुंच जाते हैं और एक ही साथ अपनी समझ को साझा करते हैं, तो इसको हम लोग इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 17, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान कहाँ स्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान कहाँ होता है, समाज और संस्कृति में। अभी तक आपने जितना भी प्रश्न देखा होगा सबसे ज्यादा अधिकता किस चीज की मिल रही है, समाज की, संस्कृति की, भाषा की, है ना। तो ये कीवर्ड आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर वाइगोत्स्की जी दिखे और उसमें अगर वाइगोत्स्की से प्रश्न है तो समाज की बात जरूर करेगा, संस्कृति की बात जरूर करेगा, भाषाई कौशल की बात जरूर करेगा। तो ये आप नोट करके रख लीजिएगा। अगली बात नेक्स्ट है आपका 18वां प्रश्न, लिखा है पीयर ट्यूटोरिंग यानी सहपाठियों द्वारा शिक्षण किस पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग जो होती है वो किसके सिद्धांत पर काम करती है, उस वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर काम करती है ना। कोलैबोरेटिव लर्निंग का क्या मतलब है कि सहपाठियों के द्वारा हम लोग साथ में अपने अधिगम को करते हैं, यानी सीखने का काम करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 19,
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण कैसे करते हैं? तो वाइगोत्स्की जी मानते हैं कि बच्चा एक सक्रिय भागीदार होता है और सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है और वो समाज के साथ में इंटरेक्ट करके ही सीखने का काम करता है। तो इसलिए सामाजिक भागीदारी से ही बच्चे दुनिया में अपनी समझ को विकसित करते हैं। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जेडपीडी, यानी कि उस बच्चे को उसके जो अंतिम कौशल स्तर को प्राप्त करना ही वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 21 है, इसके फोल्डिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इसके फोल्डिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया था? ब्रूनर ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन प्रसिद्ध किसने किया? प्रसिद्ध वाइगोत्स्की ने ही किया है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 22, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा पहले क्या सीखता है? तो बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार अगर कहा जाए तो बच्चा सबसे पहले सामाजिक भाषा सीखता है, यानी समाज के साथ में इंटरेक्ट करके सीखने का काम करता है। प्रश्न संख्या 23, विचार और भाषा कब एक हो जाते हैं? तो विचार और भाषा किस वर्ष में, यानी किस आयु की अवस्था में होते हैं? आपको याद रखना है 3 वर्ष की अवस्था में बच्चे के विचार और भाषा एक हो जाते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 24 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? तो पूछा जा सकता है कि जैसे मोर नॉलेजेबल अदर कौन हो सकता है? तो भाई शिक्षक हो सकता है, मित्र हो सकता है, छोटा बच्चा भी हो सकता है, जिसको उस क्षेत्र के बारे में ज्यादा मालूम हो, वो क्या हो सकता है? मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन हो सकता है। तो इसमें जैसे कौन कौन? शिक्षक हो सकता है, मित्र हो सकते हैं हमारे आपके, क्योंकि मान लीजिए हमें कुछ सवाल नहीं आ रही है, कोई प्रश्न नहीं आ रहा है ना, और हमारे साथी को आ रहा है, मैं उससे पूछ लिया और वो मुझे एक सहायता प्रदान कर दिया, तो यानी कहने का मतलब है मैं उसके संपर्क में आकर के मेरी जो समस्याएं थी उसको मैंने समस्या को समाधान में ला लिया और उस समस्या को हल कर लिया। तो वो कैसा पर्सन हुआ? मोर नॉलेजेबल पर्सन हुआ, जो हमसे अधिक जानता है और मैं उसके साथ में आकर के मैं सीख सकता हूं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 25, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार के कक्षा कक्ष का समर्थन करता है? तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, मैंने बताया कि कोलैबोरेटिव लर्निंग के सिद्धांत को फॉलो करता है, यानी सहयोगात्मक शिक्षण की बात करता है। 26वां प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का आउटसाइड इन मॉडल किसने दिया है? तो आपको पता होना चाहिए कि संज्ञानात्मक विकास का आउटसाइड इन मॉडल किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने जी दिया है। अब इसके बाद 27वां प्रश्न, तुलनात्मक विकास का क्षेत्र क्या है? देखिए मैंने बताया कि तुलनात्मक विकास में अभी मैंने एक ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाया था कि जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, आप ये बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए 5 अंक मैंने बताया कि बच्चा 5 अंक प्राप्त कर रहा है और उसको पास होने के लिए कितना, मान लीजिए पासिंग मार्क तक जाने के लिए 33% की जरूरत है। तो बच्चे को क्या किया आपने? एक इसके फोल्डिंग प्रदान की, यानी कि छोटी सी मदद, अस्थायी मदद प्रदान की और वो बच्चा 33% अंक प्राप्त करने में सक्षम हो गया। अब वो क्या करेगा? वो धीरे धीरे जब सीख गया तो सीखने के बाद में वो खुद से प्रयास करके अपने जेड पीडी तक पहुंचने का काम करेगा और वो अपने संज्ञानात्मक विकास में इस तुलनात्मक क्षेत्र को ही क्या नाम दिया गया? जेडपीडी का सिद्धांत कहा गया, जेडपीडी का दूसरा नाम है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 28, बच्चे की आत्म बात यानी सेल्फ टॉक उसके विकास में कैसे मदद करता है? तो सेल्फ टॉक से वो क्या करता है? अपनी योजना को बनाने का काम करता है। जैसे कभी कभी हम आप भी हैं, क्या होता है कि बहुत सारी बातों को हम लोग जो है ना खुद से ही बातें करके अपनी योजनाओं को क्रिएट कर लेते हैं, यार मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे पढ़ना चाहिए, मैं सेल्फ एनालिसिस करते हैं, यानी कि आत्म विश्लेषण करते हैं हम लोग। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 29, वाइगोत्स्की ने किस बात पर जोर नहीं दिया है? तो वाइगोत्स्की ने, याद रखिएगा, पुरस्कार और दंड पर जोर नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी, है ना, अगर कहीं भी आपके उत्तर में दंड की बात की जाए, कठोर रिगिड की बात की जाए, रटने की बात की जाए, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है कि इसको निगेटिव वर्ड मान करके इसको काट देना, बिल्कुल भी इस पर टिक मत करके आइएगा, ये 100% गलत हो जाएगा। अगर पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार से सिखा दो, दंड से सिखा दो, रट्टा मार करके सिखा दीजिए उसको, है ना। तो इन सभी बातों में दूसरी चीज, उसको आप दंडित नहीं करना है, बच्चों को रट्टा नहीं मारवाना है बच्चे से, हमको हमको बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डालना है, बच्चों को हमें क्लास ओरिएंटेड में हमें बच्चों को सबसे ज्यादा महत्व देना है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है हमको। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 30, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास कैसा है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार विकास एक सामाजिक उत्पाद है, यानी कि सोशल प्रोडक्ट होता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या
आपके सामने 31वां लिखा हुआ है। बच्चा पियानो बजाना सीख रहा है, ठीक है, और टीचर हल्का सहारा देती है कि उसको सीखने में मदद मिल जाए। तो हल्का सहारा वो इसलिए दे रही है ताकि बच्चा पियानो बजाने में माहिर हो जाए, सक्षम हो जाए। और फिर क्या बच्चा जब सीख जाएगा अच्छे तरीके से तो फिर भी टीचर उसको मदद करेगी? नहीं। तो ऐसे मदद को हम लोग इसके फोल्डिंग यानी अस्थाई मदद कहते हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 32 है, सांस्कृतिक मध्यस्थता यानी कल्चरल मीडिएशन क्या है? तो कल्चरल मीडिएशन का मतलब होता है समाज के माध्यम से बच्चे को सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कल्चरल मीडिएशन कहते हैं, जिसमें सांस्कृतिक मध्यस्थता होती है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 33 है कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? तो कंस्ट्रक्टिविज्म में आता है, यानी रचनावाद की श्रेणी में आता है। ये भी नोट करके याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बन सकता है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 34, डिस्कवरी लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अगर खोज की लर्निंग की बात की जाए कि हम बच्चे को कैसे सिखा रहे हैं डिस्कवरी लर्निंग से, तो बच्चा केवल एक सुविधादाता होता है। मैंने बताया था कि हमारे आपके शिक्षक अब जितने हैं ना, उनको ये याद रखना है कि भैया हमको एक फैसिलिटेटर की तरह काम करना है, सुविधा प्रदाता हैं हम। बच्चों को सुविधा प्रदान करेंगे ताकि बच्चे खुद से कोलेबरेट करके डिस्कवरी लर्निंग में इन सभी चीजों में आगे जाएं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 35 है, बच्चे के वर्तमान स्तर और संभावित स्तर के बीच का अंतर अभी मैंने बताया, उसको जेडपीडी कहते हैं। और उसके बाद में 36वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जिससे बच्चा सीखने का काम करता है। अब इसके बाद 37वां है, क्या वाइगोत्स्की परिपक्वता यानी मैचुरेशन को महत्व देते थे? तो याद रखिएगा, वाइगोत्स्की जी पियाजे से कम मैचुरेशन की महत्वता देते थे, क्योंकि पियाजे जी ने, है ना, अपने विकास के 4 अवस्थाओं को इन्होंने बताया हुआ है। अब इसके बाद 38वां प्रश्न है, समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क के लिए सबसे अच्छा सिद्धांत कौन सा है? तो ग्रुप वर्क के लिए आपको बता देना है कि वाइगोत्स्की जी का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत सबसे अच्छा होता है। 39वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो प्रश्न आपके सामने है कि रूस के वैज्ञानिक थे। 40वां प्रश्न, एक्टिव मेंबर बच्चा समाज का कब बन जाता है? तो वाइगोत्स्की जी के अनुसार किशोरावस्था तक आते आते बच्चा एक्टिव मेंबर बन जाता है, किसका? समाज का एक्टिव मेंबर कहलाने लगता है। अब इसके बाद में साथियों, हमारी ये 40 जो आपके वन लाइनर प्रश्न थे, इसके बाद में ये जो 10 प्रश्न आपके आगे आने वाले हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और इन 10 प्रश्नों में आप अपने उत्तर को ये देखिएगा कि मैंने इस 10 प्रश्न में कितना सही किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या होता है? ऑप्शन क्या है देखिए, मानसिक प्रारूपों का समायोजन है, उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन है, या सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, या फिर डी संतुलन है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सी वाला ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक है, ध्यान दीजिएगा सी वाला ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा हमारे समाज के साथ में इंटरेक्ट करके ही सीखने का काम करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी शब्दावली किससे संबंधित है? तो जेडपीडी किससे संबंधित है? जीन पियाजी जी से है ऑप्शन में, बीएफ स्किनर जी से है, लेव वाइगोत्स्की से है, या लॉरेंस कोहलबर्ग से है। तो इसका उत्तर बताइएगा कि जेडपीडी किससे संबंधित है, तो उत्तर आपका हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वनिर्देशन के लिए खुद से बात करते हैं, ठीक है, इसे क्या कहा जा सकता है? यहाँ पर अहम केंद्रित वाक्य कहा जा सकता है, या निजी भाषण कहा जा सकता है, सामाजिक भाषण कहा जा सकता है, या व्यक्तिगत वार्ता कहा जा सकता है। तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? प्राइवेट स्पीच कहा जा सकता है, कि बच्चे स्वनिर्देशन के लिए प्राइवेट स्पीच करते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4, सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहा जाता है? तो सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता क्या होती है? पाड़ या ढांचा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसके फोल्डिंग कहते हैं। अब इसके बाद साथियों प्रश्न संख्या 5 है, मोर नॉलेजेबल अदर यानी एम के ओ से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है, वह व्यक्ति जिसे सीखने वाले से कम ज्ञान हो। बिल्कुल नहीं, कम तो होना नहीं चाहिए भैया, अगर हमारे पास में कम ज्ञान है तो आप सीखने आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। वह व्यक्ति जिसे सीखने वाले से अधिक ज्ञान हो, तो बात यही सही हो गई कि हम एम के ओ उसी को कहेंगे, वह व्यक्ति होगा जिसे सीखने वाले से अधिक ज्ञान हो, तभी तो वो सिखा पाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 6,
वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में किन 3 कारकों को सबसे महत्वपूर्ण माना है? वो 3 कारक कौन है? ऑप्शन में है क्या? समाज है, संस्कृति है और भाषा है। बी ऑप्शन आनुवंशिकता, पर्यावरण, बुद्धि है। संज्ञान, संवेग और समाज है। भाषा, विचार और नैतिकता है। तो आपको याद रखना है इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर ए सही हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद में 7वां प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। विचार भाषा से पहले आता है। अगला, भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और फिर मिल जाते हैं। या भाषा का विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद, भाषा विचार को निर्धारित नहीं करती है। तो ध्यान दीजिएगा, विचार की बात तो सबसे पहले कौन किया? संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जीन पियाजे जी ने किया। लेकिन भाषा को सबसे पहले किसने रखा? भाषा को सबसे पहले रखने वाले कौन है? वाइगोत्स्की हैं। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और फिर एक साथ में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। अब इसके बाद में साथियों, प्रश्न संख्या आपका 8 है कि पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? उत्तर नंबर बी सही होगा कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आपका रेसिप्रोकल टीचिंग सिद्धांत आधारित होता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 9, बच्चे अपने साथियों के साथ में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है, यह विचार किसका है? किसका है? ऑप्शन है कोहलबर्ग का है, स्किनर का है, पियाजे का है या वाइगोत्स्की का है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? इसमें उत्तर सही हो जाएगा आपका डी यानी वाइगोत्स्की जी का है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 10वां, आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के इसके फोल्डिंग का एक उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, रटकर याद करवाना बिल्कुल नहीं जी। मैंने बताया कि अगर आपके सीटेट के सीडीपी में कहीं रट करके याद करवाना अगर आ गया तो उसको बिल्कुल गलत मार करके आ जाइए आप। कहीं पर पेडागोजी में भी अगर रट करके याद करवाने की बात की रहा है तो उसमें भी आपको की जा रही है तो उसको भी आप खत्म कर दीजिएगा। उस ऑप्शन को आप निगेटिव ऑप्शन मानिए। इसके बाद लिखा हुआ है, आधे हल किए हुए उदाहरण या संकेत प्रदान करना। बच्चे को अकेले छोड़ देना, भैया बिल्कुल बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना है। शारीरिक दंड नहीं देना है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए आपका? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। अब इसके बाद में साथियों, ये हमारे 10 एमसीक्यू वो थे जो आपके इस क्लास से बने हुए थे और इसी प्रकार से आपको आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो हमारे परीक्षा के महत्वपूर्ण टैग वर्ड हैं, हमको कैसे वाइगोत्स्की को पहचानना है और कैसे जीन पियाजे जी को पहचानना है। अगर जीन पियाजे से संबंधित आपने वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीन पियाजे की महत्वपूर्ण क्लास को डाल दूंगा, उसके लिंक को, और आप उस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपनी परीक्षा को आप बेहतर बना सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर टैग वर्ड क्या है? टैग वर्ड में लिखा है कि वाइगोत्स्की का पासवर्ड है ना। वाइगोत्स्की जी का पासवर्ड क्या था? सबसे पहली चीज, अगर वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न है और उसमें भाषा को प्राथमिकता दी जा रही है तो जी हाँ, बिल्कुल आपको ये उत्तर आपको सही कर देना चाहिए। उसके बाद में वाइगोत्स्की जी के प्रश्न उत्तर में क्या मिल जाए, संस्कृत की बात या संस्कृति को प्राथमिकता दी जाती है तो भी आपका उत्तर उसी को सही कर देना है। उसके बाद में तीसरा है कि समाज, किसका? समाज की बात की जाएगी तो आपको सही करके आना है, क्योंकि बच्चा वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा के साथ में संस्कृति और समाज के साथ में इंटरेक्ट करके ही बच्चा सीखने का काम करता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए यह वीडियो कितनी हेल्पफुल रही है। जय हिंद साथियों।